गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने कृषि, पशुपालन एवं उद्योग वाला पार्ट शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक को कवर अप कर लिया। बाकी के कुछ टॉपिक बचे हैं जिसे आज हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक कौन सा है। तो आज का टॉपिक है बिहार को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है वित्तीय सहायता की। वित्तीय सहायता कौन दे रहा है? नाबार्ड। किसको? बिहार को। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष कब 23-24 की बात की जा रही है के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में इतने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो आपको ये डेटा याद नहीं रखना है। ठीक है, सॉरी मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो रखा है, तो आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करेंगे। ठीक है, आप क्लास पर फोकस करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो नाबार्ड वित्तीय सहायता जो प्रदान कर रहा है 2023-24 की बात की जा रही है, तो ये पिछले वर्ष की तुलना में, जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसकी तुलना में इस वर्ष जो है वो 21% अधिक सहायता इस बार दी जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है नाबार्ड द्वारा राज्य को एक वर्ष में अब तक दी गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखेंगे, जो पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 22-23 की बात की जा रही है कि तुलना में कितना अधिक है, तो 21% ये क्या है? अधिक है। ठीक है, चलिए इसके आगे के पॉइंट को देखेंगे हम। आगे बताया जा रहा है पुनर्वित्त को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों जैसे कि आरआरबीज, ठीक है, सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं के धान खरीद कार्यों हेतु बढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो पुनर्वित्त है इसमें उत्पादन ऋण, निवेश ऋण और विभिन्न वाणिज्यिक बैंक और आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक, इन सब में जो धान का खरीद है उसके कार्य हेतु इसे बढ़ाया गया था। जबकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को प्रत्यक्ष वित्त सहायता दी गई थी। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे, अभी इस तीनों वित्त की बात की गई। एक पिछला लिखा हुआ लाइन में दिखा देती हूँ, पुनर्वित्त, एक कहा गया था प्रत्यक्ष वित्त और एक अनुदान। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान। ठीक है, तो हमने पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष वित्त की बात की यहाँ पर। और अनुदान सहायता जो है वो आपको मैंने पहले भी हम लोग यहाँ पर शायद डिस्कस कर चुके हैं। अनुदान मतलब होता है ग्रांट, जो जिसे वापस नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक एज अ सहायता, एज अ हेल्प यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि प्रत्यक्ष वित्त सहायता जो है वो राज्य सरकार को प्रत्यक्ष वित्त सहायता दी गई थी। ठीक है, किसके लिए? तो ग्रामीण का जो बेसिक ढांचा होता है, जो बुनियादी ढांचे हैं उसके निर्माण के लिए। ठीक है, और पुनर्वित्त की बात यहाँ पर इन सब से रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा क्लासीफाई करके बताया गया है तो आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब बच गया एक अनुदान। अनुदान सहायता जो है वो किस में दी जा रही है? तो यहाँ पर एफपीओ, ठीक है, साथ में वाटरशेड विकास, जनजातीय विकास, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम जो है, साथ में कौशल और उद्यम विकास, वित्तीय साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में विकासात्मक पहल के लिए विभिन्न एजेंसियों को क्या किया जाएगा? अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना, देखिए ये जो अलग अलग नाम आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ आप क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आने का ये चांसेस है कि सवाल जो है आपके वो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि अनुदान में किसको यहाँ पर शामिल किया गया है, अनुदान किस चीज़ के लिए, पुनर्वित्त कहाँ के लिए और प्रत्यक्ष वित्त की सहायता की बात क्यों की जा रही है। तो आप इसको एक पॉइंट बनाकर यहाँ पर अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, ताकि आपको आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि किससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नाबार्ड की चर्चा हम कर रहे थे। नाबार्ड यहाँ पर बिहार को वित्तीय सहायता दे रही है, तो एक झलक आप नाबार्ड पर देख लीजिए, चूँकि आप पढ़ चुके होंगे, मैं ये मान के चलूँगी। ठीक है, तो नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है। ठीक है, जो प्राथमिक तौर पर क्या करता है, जो देश का ग्रामीण इलाका है ना, वो वहाँ पर वो खुद को फोकस करता है, वहाँ पर उसका फोकस होता है ताकि उनका विकास, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसका मेन फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और यह
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु, मैंने बताया विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास, इन सब के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ये क्या करता है, वित्त प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें ये एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका मुख्यालय बताया जा रहा है, तो इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है, बताया जा रहा है कि कृषि के अतिरिक्त या छोटे उद्योगों, ठीक है। तो देखिए जैसे ही कुछ चीज़ें आप अपने से यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, जिससे जहाँ तक बात की जा रही है ग्रामीण विकास और जो कृषि है, तो इन सब से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इनसे रिलेटेड है। तो इसके अलावा बताया जा रहा है कृषि के अलावा उद्योग, कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, एवं ग्रामीण परियोजना के विकास के लिए ये क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया। तो देखिए मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप करंट में पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई भी टॉपिक अगर आप देख रहे हैं जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको रिलेट करके वहाँ पर अपने करंट को कवर अप करो, ठीक है। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है, इसका स्थापना दिया गया है 1982 में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, ठीक है। तो 1981 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नाबार्ड जो संस्था है, जो विकास बैंक है, इसका काम क्या है और कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब चूँकि हमने बिहार के बारे में पढ़ा कि बिहार में नाबार्ड सहायता दे रहा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर यहाँ पर बताया जा रहा है नाबार्ड और बिहार, ठीक है। तो नाबार्ड और बिहार को देखिए, बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में नाबार्ड ने 24-25 में बिहार के लिए इतने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। साथ में बताया जा रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके प्राथमिकता जो प्रायोरिटीज़ क्षेत्र हैं इनके लिए, उनके दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों तथा टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये इसका जो जहाँ पर फोकस पॉइंट है वो उसको यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। साथ में बताया जा रहा है कि नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में विकास आयुक्त द्वारा बिहार के लिए स्टेट फोकस पेपर 24-25 राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकन किए गए ऋण प्रवाह का एक संकलन का अनावरण किया गया, ठीक है। चलिए एक बस बता दिया गया, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है। साथ में बिहार में कृषि के अंतर्गत प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना के माध्यम से ऋण सघनीकरण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है नाबार्ड और बिहार से जोड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ONGC बिहार में कुआं खोदेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कुआं खोदने की बात की जा रही है, कौन, ONGC, कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। तो याद रखिएगा ONGC दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आप मतलब खुद से ही ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पानी के लिए ये खुदाई की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC जो है वो तेल एवं गैस के लिए बिहार में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है। तो जैसे इसलिए मैंने बोला जैसे ही ONGC है तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये खुदाई, ये जो कुआं खोदा जा रहा है ये किसके लिए, तेल एवं गैस के लिए, ठीक है। कहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे बिहार में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ONGC किस जगह पर अभी कुआं खोदेगी, ठीक है, इसकी योजना बनाई जा रही है, तो ध्यान रखेंगे बिहार, ठीक है। ऐसे बताया जा रहा है कि यह व्यावसायिक खोज के चलते, एक मिनट, बताया जा रहा है कि यह व्यावसायिक खोज के चलते बिहार राज्य भारत के तेल मानचित्र पर आ जाएगा और इससे बिहार से यूपी तथा पंजाब तक फैले पूरे गंगा बेसिन में खोज का मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखिए बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर कि एक तो व्यावसायिक खोज, ऑब्वियसली ये व्यावसायिक खोज है, और ठीक है, और इसके चलते क्या होगा, बिहार राज्य जो है वो तेल के मानचित्र पर उसका अंकन हो जाएगा वहाँ पे, और साथ ही साथ यूपी और पंजाब तक फैले पूरे गंगा बेसिन में खोज का मार्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कुआं खोदने की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि कंपनी ने समस्तीपुर में अपने ब्लॉक हेतु 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डेटा हासिल कर लिया है और 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने के लिए तैयार है। तो ये इसका ये बताया जा रहा है बैकग्राउंड कि ये जहाँ पर ये काम किया जाएगा उसके हेतु ये चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। 3D भूकंपीय डेटा हासिल कर लिया गया है और 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने के लिए ये तैयार भी है। ठीक है, पहली ड्रिलिंग जो है 2024 में की जाएगी और इसके अलावा तेल और गैस उत्पादक ने यूपी के बलिया में गंगा बेसिन के एक अन्य ब्लॉक में एक खोजपूर्ण कुआं खोदने की भी योजना बनाई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो खैर चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार। ठीक है, तो अगर बिहार में लीची की बात की जा रही है तो सबको पता है ज़िला कौन सा, मुजफ्फरपुर, जो लीची के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर बात की जा रही है पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार। तो परंपरागत रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले तक सीमित रहने वाली लीची की कृषि में हाल ही के दिनों में 19 भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है, जो भारत में बागवानी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। इसकी जो बिंदु है ये क्या कहता है, देखिए, यह विकास बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची NRCL के प्रयासों से संभव हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, NRCL किसके प्रयास से ये संभव हुआ है, तो NRCL नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, जिसको राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके प्रयास से ये संभव हुआ है। अब बताया जा रहा है लीची सेपेंडेसी परिवार, ठीक है, से संबंधित है। ये आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको शायद ये चीज़ें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ये इस फैमिली से संबंधित है और अपने स्वादिष्ट, रसीले और पारदर्शित एरल या खाने योग्य गूदे के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो काफ़ी जिन्होंने खाया होगा उनको ये पता होगा और जिन्होंने नहीं खाया तो वो जब खाएंगे तो उन्हें इसकी गुणवत्ता पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% मात्र बिहार में होता है। तो आप देखिए कितना बड़ा योगदान है बिहार का लीची में। ठीक है, और बिहार के बाद बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल 12% और झारखंड 10%। तो आप ये जो क्रमशः बताया जा रहा है ये आप ध्यान रखेंगे। बिहार में 40%, पश्चिम बंगाल 12% और झारखंड में 10%। ये 1 2 3 करके यहाँ पर कैटेगराइज किया गया। ठीक है, साथ में बताया जा रहा है कि वैश्विक उत्पादन में चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम भारत के लीची की उत्पादन की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर भारत में बिहार जो है वो सबसे आगे पायदान पर है, फिर है पश्चिम बंगाल और फिर है झारखंड। और वैश्विक स्तर पर अगर हम उत्पादन, इसके प्रोडक्शन की बात करें तो याद रखिएगा 1 नंबर पर है चीन, चाइना, और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। ठीक है, उत्पादकता में। ठीक है, और अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और USA शामिल है। ठीक है, तो खैर ये नाम आपको नहीं याद रखना है, बस याद रखिएगा चीन 1 नंबर पर और अपना भारत 2 नंबर पर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 21 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 23 का उद्घाटन किया। ठीक है, और बताया जा रहा है कि इसमें 239.96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित कॉम्फेड पटना के 5 डेयरी संयंत्रों 72.76 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित कॉम्फेड पटना के अन्य उपस्करों का भी उद्घाटन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये सर्दी के कारण मेरा प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा ये हो रहा है, बोलने में भी नहीं बन रहा। खैर हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वैसे स्थापित बोल रही थी मैं, ठीक है, वहाँ पर मैं अटक गई थी। चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस दौरान नीतीश कुमार ने पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय किशनगंज का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे।
इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो आपको आंकड़ों में नहीं फंसना है, ठीक है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के निकट स्थित परिसर में 4.31 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्फेड के कार्यालय परिसर में निर्मित होने वाले नए कार्यालय भवन एवं मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा पटना में फिर आंकड़े दिए गए हैं, इतने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मत्स्य विकास भवन का शिलान्यास किया। तो इन सारी चीज़ों का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का पशु पोषण ऐप भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको लॉन्च किया, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा। तो 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है। 17 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की है। और ये क्षेत्र जो है वो कहाँ पर होंगे, तो बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा ज़िले में स्थापित ये की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 नए औद्योग जो है वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है गया, मुंगेर और नालंदा ज़िले में, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिसमें अच्छा देखिए उद्योग की बात की जा रही है, तो लेकिन किस तरह के उद्योग, तो याद रखेंगे भारी उद्योग मध्यम और लघु उद्योग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के उद्योग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, गया, मुंगेर और नालंदा, ठीक है। बताया जा रहा है कि बिहार के गया जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में इतने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है। जबकि मुंगेर जिले में बनने वाले क्षेत्र में 1200 एकड़ और नालंदा जिले में 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। तो एक बताया जा रहा है, आंकड़ा दिया गया कि कितने एकड़ भूमि यहाँ पर अधिग्रहित किया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, ठीक है। तो खैर मछली ऐसे भी जाना जाता है, और ख़ास करके जो मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं जो लोग, तो उनको भी पता है कि मछली के बिना कोई भी शुभ कार्य वहाँ पर नहीं होता है। तो खैर चलिए, तो इस मामले में बिहार क्या हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। तो बताया जा रहा है 22 नवंबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है, ठीक है। और राज्य में प्रत्येक वर्ष कितना 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो ये आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए ये तो पिछला पेज का ही लाइन है कि इतना उत्पादन हो रहा है। और बताया जा रहा है कि राज्य में वर्तमान में प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति पर पर्सन यहाँ पर बात की जा रही है, इतने केजी मछली की खपत है, जिसमें से देखिए कतला मछली बिहारियों की पहली पसंद है। वहीं रोहू याद रखेंगे, रोहू या बहुत जगह रेहू भी कहते हैं, ये दूसरे स्थान पर है। तथा मृगल यानी कि नैनी, जिसको नैनी भी कहते हैं, मृगल भी कहते हैं, का तीसरा स्थान है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। वैसे आपका इसमें से कौन सा फेवरेट मछली है? मुझे तो सबसे पहला पसंद, मेरी सबसे जो पहली पसंद है वो है रोहू मछली, ठीक है, रेहू मछली। चलिए खैर, और नेक्स्ट दिया गया है, बताया जा रहा है कतला मछली का बिहार में उत्पादन इतना है, रोहू का इतना, और मृगल। तो आपको ये उत्पादन नहीं पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि बिहार जो है वो मछली के उत्पादन में अब लगभग क्या हो गया है, आत्मनिर्भर बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर बना? तो 30 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, जिसका काम अंतिम चरण में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? मुजफ्फरपुर। यही ध्यान रखेंगे, बात हो रही है उत्तर बिहार की, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ की पॉइंट्स हमेशा पकड़ के रखिए। बताया जा रहा है कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग,
फर्नीचर व फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स व ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी, बैग निर्माण सहित 40 क्षेत्रों की ट्रेनिंग मिलेगी। तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाम ही है कौशल प्रशिक्षण केंद्र, तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर युवाओं को यहाँ पर स्किल किया जाएगा, ठीक है। और बताया जा रहा है कि एक साथ एक छत के नीचे 1000 से अधिक युवाओं को क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन पर जोर, 100% हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में मक्के का रकबा बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है। और इसकी योजना जो है, ये जो योजना है, इसके तहत सभी जिलों में मक्के की खेती पर जोर दिया जाएगा और 100% हाइब्रिड बीज लगाना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से फैक्ट आपको नहीं निकालना है। और बताया जा रहा है कि बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में मक्का की खेती का क्षेत्र विस्तार करने की सरकार की योजना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था, अभी पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये सभी जिलों में मक्के की खेती जो है वो क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तभी तो बिहार मतलब इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन मतलब ये हो पाएगा सही से, ठीक है। मतलब इथेनॉल के लिए हम क्या करेंगे, मक्का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये करेंगे, इसलिए तब ये जाकर ये काम हो सकता है। तो इसलिए हर ज़िले में ये जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ज़्यादातर उत्तर और पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के किसानों के द्वारा सबसे अधिक मक्के की खेती की जाती है। तो बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा खेती जो किया जाता है वो उत्तर और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हाल ही में पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 23 से लेकर 28 तक एक रोड मैप है वो बनाया गया है, जिसका शुभारंभ किया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। जिसमें इथेनॉल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और इथेनॉल के उत्पादन में मक्के की बड़ी भूमिका हो सकती है, इसीलिए मक्के के प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर जोर दिया गया। जैसा कि हमने पढ़ा 38 जिलों पर ये जोर दिया गया कि वो ये काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा गया है कि बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य में इस बार 1.50 लाख एकड़ क्षेत्र में मक्का की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 12,000 क्विंटल तक मक्का उत्पादन का भी लक्ष्य तय किया गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको आगे बढ़ते हैं इसके आगे। और अभी ये देखिए इसके बारे में दिया गया है, बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप, ठीक है, जिसका शिलान्यास किया गया। बताया जा रहा है 18 अक्टूबर 2023 को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के बापू सभागार में, अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप, जो 2023 से 28 तक का एक रोड मैप है, का रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण का शुभारंभ किया, ठीक है। यहाँ पर मुख्य बिंदु देख लेते क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2008 में राज्य के पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना, चूंकि आपको ये पता है कि ये जो रोड मैप बनाया गया 23 से 28 तक का 5 वर्ष का है, ठीक है। और ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है, ठीक है। और पहला रोड मैप जो कृषि रोड मैप बनाया गया था बिहार में, वो ध्यान रखें कब, 2008 में, ठीक है। दूसरा कृषि रोड मैप का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा और तीसरे कृषि रोड मैप का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। तो ये आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको पूछ सकता है पहला 2008 में, दूसरा किसने किया, तीसरा किसने, चौथा पता है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, ठीक है। चलिए, बताया जा रहा है कि बिहार में कृषि रोड मैप में किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। इसमें धान, मक्का, गेहूं, आलू का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ी है। और 2008 से लेकर 12 तक जो पहला कृषि रोड मैप था, इसके तहत कार्य किए गए। फिर 11 से 12 में नालंदा के एक किसान ने प्रति हेक्टेयर धान की सबसे ज़्यादा उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीन को भी पीछे छोड़ दिया गया, एक किसान ने इतना यहाँ पर प्रोडक्शन किया, ठीक है। उसके बाद इससे पहले प्रति हेक्टेयर का रिकॉर्ड चीन के नाम था
तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड टूटा। और आलू के उत्पादन में भी नालंदा ज़िले के एक गांव ने विश्व कीर्तिमान बनाया है। तो खैर इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। खैर यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार में मछली का उत्पादन क्या है, वो भी 2.5 गुना बढ़ा है। तो उसी रोड मैप की बात की जा रही है, उसी के तहत। और अब बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, हमने अभी पढ़ा पिछले टॉपिक में। और साथ ही साथ चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन को लेकर बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सवाल ये पूछेगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार, पहले तो ये पूछ सकता है किस राज्य को मिला है, और या तो ये पूछेगा कि अभी कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो किसके उत्पादन के लिए मिला है, किस चीज़ का उत्पादन किया गया। तो चावल, गेहूं और मक्का, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और साथ ही साथ आलू, गोभी, बैगन और टमाटर का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है। तो देखिए इस कृषि रोड मैप से कितना लाभ हुआ है, ठीक है। और बिहार में मखाना का भी उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। और ये तो बहुत ज़रूरी भी है, अभी हमने पढ़ा। और कहा गया कि ये जो 4th कृषि रोड मैप बना है, इसमें कृषि के साथ साथ पशुओं की उचित देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो इसको ध्यान रखें। हो सकता है आपको स्टेटमेंट में पूछ दे, ठीक है। तो हो सकता है आपके दिमाग में कृषि रहेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो पशु से रिलेटेड है ही नहीं, तो नहीं, ध्यान रखेंगे। ये जो 4th रोड मैप बना है ये पशुओं के देखभाल से रिलेटेड भी है। और साथ में प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल भी यहाँ पर खोला जा रहा है, ताकि उनकी सही देखभाल और उनका इलाज हो सके, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो ये रोड मैप है इस बार का, उनको लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और राज्य में 75% लोगों की आजीविका का आधार कृषि है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। चलिए फिर दिया गया यहाँ पर क्या कि बिहार के 10 जिलों में बनाए जाएंगे सीड हब, ठीक है। तो सीड हब बनाए जाने की बात की जा रही है। ये कहाँ पर, याद रखेंगे बिहार में। और बिहार में कितने ज़िलों में, तो 10 ज़िलों में, ठीक है। सीड हब बिहार में, बिहार के 10 ज़िलों में, ठीक है। तो 11 अक्टूबर 2023 को जो बिहार कृषि विभाग है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक ज़िले, मतलब प्रदेश जितना है उसके सभी 10 ज़िलों में सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। और इन ज़िलों में गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज का उत्पादन होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 10 जिला इसमें सीड हब बनाए जाएंगे। और किसका उत्पादन, किसके बीज का उत्पादन, तो गेहूं, दलहन और तिलहन। तो देखिए दलहन, तिलहन आपको मैचिंग नाम ऐसे ही याद रहेगा, एक नाम आपको ध्यान रखना है गेहूं, ठीक है। अब पहले चरण में बताया जा रहा है 3125 एकड़ में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए खेती कराई जाएगी। और संबंधित जिले के सहायक निदेशक सीड हब के लिए गांव या पंचायत का चयन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे 10 जिला है और उसी में से इनका फिर चयन किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जिलेवार फसलों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि गया में गेहूं, चना और मूंग, वैशाली में गेहूं, मूंग और गेहूं, मसूर और मूंग। तो ये अलग अलग जो ज़िले हैं उन पर जो सीड हब बनेगा, जिस चीज़ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, जो फसल से रिलेटेड सीड हब बनेगा वो दिया गया। तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और गेहूं के लिए सीड हब का रकबा न्यूनतम जो है वो 125 एकड़ और दलहन तिलहन के लिए इतना एकड़ होगा, ठीक है। तो खैर जो इसके लिए इंपॉर्टेंट था हमने उसको देखा। आपको बस ये याद रखना है कि जो सीड हब है वो बिहार के 10 ज़िलों में ये बनाया जाएगा। और ये जो ज़िले होंगे इसमें कौन कौन सा किस बीज का उत्पादन, तो गेहूं, दलहन और तिलहन, तो इनका ये उत्पादन ये किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है कृषि में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर, ठीक है। तो बताया गया 5 अक्टूबर 2023 को नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग जारी की है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था आकांक्षी जिला, ठीक है। तो उन्हीं 112 आकांक्षी जिलों का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें से जो मुजफ्फरपुर जिला है वो कृषि के मामले में देश में क्या है, फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार सुधार ने आकांक्षी जिलों में मुजफ्फरपुर को पहली रैंकिंग पर पहुंचाया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी बहुत ज़्यादा सुधार देखी गई है, इसलिए ये रैंक 1 पर है, ठीक है। और ओवरऑल रैंकिंग में देश में इस बार मुजफ्फरपुर जिले को 6ठा स्थान मिला है। और शिक्षा में, ये ओवरऑल रैंकिंग की बात की जा रही है, और शिक्षा में 100वें और स्वास्थ्य में 26वें रैंक पर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से सवाल बन सकते हैं, रैंक है तो, ठीक है।
और शिक्षा में ज़िला लगातार नीचे फिसलता गया है, ठीक है। और 2 साल में इस बार इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो ये थोड़ी बुरी बात है कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर थोड़ा-सा गिरता जा रहा है। तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया गया है बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना, ठीक है। जुलाई 2023 में बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अब ये योजना क्या होगा, 2025 तक चलेगी, ठीक है। और इससे पहले बताया गया था कि ये जो कॉरिडोर योजना है ये 22-23 तक थी, ठीक है, जिसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया। तो मतलब बिहार का जो जैविक कॉरिडोर योजना है इसका विस्तार किया गया, इसकी अवधि का विस्तार किया गया है, ठीक है। और इस कॉरिडोर योजना के तहत आप देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी कि NPOP के मानक के अनुरूप राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक है। ये 13 जिला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बताया जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, खैर ये नाम दिए गए हैं, तो इन सबको जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इतना नाम नहीं रखना आपको। और जैविक कॉरिडोर को जल जीवन हरियाली का महत्वपूर्ण घटक भी क्या है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये आज का हमारा कृषि, पशुपालन एवं उद्योग वाला क्षेत्र जो है वो ख़त्म होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।